डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हमने राजनीतिक का तृतीय पाठ चुनावी राजनीति शुरू किया था और चुनावी राजनीति में हमने चुनावों के विषय में जाना, चुनाव किसे कहते हैं, चुनाव क्यों ज़रूरी है, ठीक है। और इसके अलावा हमने जाना कि किसी भी चुनाव को लोकतांत्रिक किन मायनों में माना जाता है, यानी का मतलब यदि कोई चुनाव हो रहा है तो उसको लोकतांत्रिक किस आधार पर मानेंगे। इसके विषय में कल हमने बात की थी पिछली वीडियो में। तो आज हम शुरू करते हैं इससे आगे की बातें। तो नेक्स्ट हेडिंग है, क्या राजनीतिक प्रतिद्वंदिता अच्छी चीज़ है। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन के रूप में यह हेडिंग दिया गया है। तो प्रतिद्वंदिता माने क्या होता है? प्रतिद्वंदिता माने कंपटीशन। तो राजनीतिक प्रतिद्वंदिता से यहाँ मतलब यह है कि चुनाव में खड़ी हुई पार्टियों के बीच में एक प्रतिस्पर्धा होती है, एक प्रतियोगिता होती है, उसे ही यहाँ पर राजनीतिक प्रतिद्वंदिता कहा गया है, ठीक है। तो अब हम इस हेडिंग में जानेंगे कि ये अच्छी बात है या बुरी बात। निर्वाचन क्षेत्रों में उम्मीदवारों के बीच प्रतिद्वंदिता होना आवश्यक है, क्योंकि यदि प्रतिद्वंदिता नहीं होगी तो चुनाव बेमानी हो जाएंगे। आपस में उनमें कंपटीशन रहता है, वे लोग एक दूसरे के गलत कार्यों की आलोचना करते हैं, ठीक है जी। तो जिससे जनता को जागरूक करते हैं कि सरकार, जब मान लो सरकार है किसी की, तो जो विपक्षी पार्टी होगी वो उसकी आलोचना करेगी, जिससे जनता इस बारे में जागरूक हो सके, ठीक है जी। लेकिन इसकी अच्छाई और बुराई क्या है, इसके विषय में अब हम बात करेंगे। यदि बुराइयों की बात करें तो चुनावी प्रतिद्वंदिता में कुछ स्पष्ट नुकसान दिखते हैं। इससे हर बस्ती, हर घर में बंटवारे जैसी स्थिति हो जाती है। आपने भी अपने इलाके में सुना होगा कि लोग पार्टी पॉलिटिक्स के फैलने की शिकायत कर रहे हैं। विभिन्न दलों के लोग और नेता अक्सर एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगाते हैं। पार्टियां और उम्मीदवार चुनाव जीतने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि चुनावी दौड़ जीतने का यह दबाव सही किस्म की दीर्घकालिक राजनीति को पनपने नहीं देता। समाज और देश की सेवा करने की चाह रखने वाले अच्छे लोग भी इन प्रतिद्वंदिता के कारण चुनावों में शामिल नहीं हो पाते। वे राजनीति को गलत मानते हैं। हमारे संविधान निर्माताओं ने भी इन समस्याओं के विषय में सोचा था। फिर भी उन्होंने भविष्य के नेताओं को चुनाव के लिए मुक्त चुनावी मुकाबले का ही चयन किया। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि दीर्घकालिक रूप में यही व्यवस्था सबसे बेहतर काम करती है। लंबे टाइम पीरियड के लिए यही व्यवस्था सबसे बेहतर काम करती है। एक आदर्श दुनिया में सभी राजनीतिक नेताओं को मालूम होता है कि लोगों का हित किन किन चीज़ों में है, तथा ये सभी नेता लोगों की सेवा करने की प्रेरणा से ही राजनीति में आते हैं। तो यह बातें आदर्श दुनिया की हो गई। वर्तमान में क्या देखने को मिल रहा है? वर्तमान में देखने को मिल रहा है कि लोग व्यक्तिगत स्वार्थ से राजनीति में आ रहे हैं, और व्यक्तिगत स्वार्थ को अपने को साधने के लिए, अपने हित को साधने के लिए वे लोग एक दूसरे की आलोचना करते हैं, दूसरे के अच्छे कामों की भी बुराई करते हैं, ठीक है जी। तो इस हिसाब से जो राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है यह गलत चीज़ होती सिद्ध हो रही है, या इसके नुकसान हमें स्पष्ट दिख रहे हैं। लेकिन बात करें यदि इसकी तारीफ की, इसके अच्छे लाभों की राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के, तो वे हैं कि यदि राजनीतिक प्रतिद्वंदिता नहीं होगी तो जनता को अच्छे बुरे की पहचान नहीं हो पाएगी, ठीक है जी। राजनीतिक प्रतिद्वंदिता की वजह से ही लोग कंपटीशन में एक दूसरे के जो गलत कार्य सरकार के द्वारा डिसीजन लिए जाते हैं, या विपक्ष कोई गलत नीति अपनी रखता है, तो जो अपोजिट पार्टी है वह उसको नोटिस करती है और उस बात को जनता के सामने रखती है। जनता को इससे ऑप्शन मिल जाते हैं कि किसकी विचारधारा क्या है और हमें किसको चुनने पर हमें क्या नुकसान होगा और क्या लाभ होगा। तो चुनावी प्रतिद्वंदिता का यही सही अर्थ है। नियमित चुनावी मुकाबले का लाभ राजनीतिक दलों और नेताओं को मिलता है। वे जानते हैं कि अगर उन्होंने लोगों की इच्छा के अनुसार मुद्दों को उठाया तो उनकी लोकप्रियता बढ़ेगी, अगले चुनाव में उनकी जीत की संभावना भी बढ़ेगी। ऐसे ही यदि कोई किसी पार्टी की सरकार है, वो जनता की नब्ज को पकड़ के रखेगी, जनता की आवश्यकता के अनुसार कार्य करेगी, तो उसके दोबारा चुने जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इस तरह यदि कोई राजनीतिक पार्टी सिर्फ सत्ता में आने की इच्छा से ही आगे आई है तो भी उसे मजबूरन जनता की सेवा करनी पड़ेगी। कुछ इसी ढंग से बाजार काम करता है। भले ही कोई दुकानदार सिर्फ अपने फायदे की सोचता हो
तो भी उसे मजबूरन ग्राहक के साथ अच्छा सौदा करना पड़ता है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता अच्छी चीज़ है, या राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के ये फायदे हैं कि इससे सभी लोग जनता की सेवा करने के लिए प्रेरित होते हैं, जनता के भले में सोचने के लिए वो लोग प्रेरित होते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है चुनाव की हमारी प्रणाली क्या है। तो इसमें हम बात करेंगे कि हमारी चुनाव की जो प्रणाली है, जिसके अकॉर्डिंग, प्रोसीजर के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ चुनाव होते हैं, वो क्या हैं, इसके विषय में हम इस हेडिंग में बात करेंगे। तो इससे पहले हम बात करते हैं कि चुनावी क्षेत्र होते क्या हैं, चुनाव क्षेत्र किसे कहते हैं। ठीक, चुनाव क्षेत्रों में के विषय में बात करने से पहले हम अपने यहाँ होने वाले चुनावों के ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालें। तो हमारे यहाँ मुख्य तौर पर 3 तरह के चुनाव होते हैं: लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव व स्थानीय चुनाव। लोकसभा चुनाव में हम लोग अपने सांसदों को चुनते हैं, एमपीज को चुनते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और विधानसभा चुनाव में हम अपने एमएलएज को चुनते हैं, जिन्हें हम हिंदी में विधायक कहते हैं। फुल फॉर्म की बात करें तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है जी, ये चुनाव हर 5 साल बाद होते हैं। तीसरे जो चुनाव हैं वो स्थानीय निकाय के चुनाव हैं, जिनमें हम अपने प्रधानों को, नगर पालिका अध्यक्षों को, निगम पार्षदों को चुनते हैं, यानी जो हमारे स्थान विशेष से संबंध रखते हैं। ठीक है, जब 5 साल के बाद सभी चुने हुए प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है तो लोकसभा और विधानसभाएं भंग हो जाती हैं। फिर सभी चुनाव क्षेत्रों में एक ही दिन या अलग अलग दिनों में छोटे छोटे अंतराल पर चुनाव कराए जाते हैं। इन्हें हम आम चुनाव कहते हैं। कई बार सिर्फ एक क्षेत्र में ही चुनाव होता है। ऐसी स्थिति में होता है जब किसी सदस्य की मृत्यु हो गई हो या इस्तीफे से वह पद खाली हो गया हो। इसे हम उपचुनाव कहते हैं। कभी कभी कुछ क्या होता है कि कई नेता 2 सीटों से चुनाव लड़े और वे बाद में उनको एक सीट अपनी छोड़नी पड़ती है, तो ऐसी स्थिति में भी उन्हें उपचुनाव कहेंगे, जब जिन सीटों पर दोबारा चुनाव हो रहा है। बात करें चुनाव क्षेत्र की, तो जैसा कि आपने उदाहरण पढ़ा था कि हरियाणा के लोगों ने 90 विधायकों का चुनाव किया है, जिनमें से 2/3 से अधिक मत वाले जीते थे। पहला उदाहरण जिसमें आपने पढ़ा था। उसी प्रकार से यदि हम 2019 की बात करें तो हमारे यहाँ 543 लोकसभा सीटों पर चुनाव हुआ था, जिसमें नरेंद्र मोदी जी ने की पार्टी को 272 प्लस सीटें चाहिए थी जीतने के लिए। हालांकि वो 300 से भी ऊपर सीटें लाए। तो ये क्या है, लोकसभा सीट क्या है, चुनाव क्षेत्र क्या है, इसके विषय में यदि हम बात करें तो चुनाव क्षेत्र को अंग्रेजी में हम कॉन्स्टिट्यूएंसी कहते हैं। और इसमें क्या होता है कि देश के विभिन्न हिस्सों को जनसंख्या के आधार पर या क्षेत्रफल के आधार पर विभिन्न भागों में बांट लिया जाता है, जिसे हम चुनाव क्षेत्र कहते हैं। ठीक है जी, यह अलग अलग चुनावों में अलग अलग चुनाव क्षेत्र निर्धारित किए जाते हैं। जैसे लोकसभा चुनाव के चुनाव क्षेत्र अलग होते हैं, वहीं विधानसभा चुनावों के चुनाव क्षेत्र अलग होते हैं। बात यदि हम अपने उत्तर प्रदेश की करें तो लोकसभा सीट के लिए 80 सीटें उत्तर प्रदेश में, राज्य में हमारे में निर्धारित की गई हैं। वहीं विधानसभा चुनावों के लिए 400 सीटें निर्धारित की गई हैं। उसी प्रकार से स्थानीय चुनाव जो हैं उनमें और ज़्यादा सीटें उसी प्रकार से हैं। इस नक्शे के माध्यम से आप लोग समझ जाएंगे कि हमारी लोकसभा सीटें कौन सी हैं। ये लोकसभा सीटें इसमें शो करी गई हैं, जितने भी ये पार्ट हैं ये सारी एक एक स्थानीय लोकसभा सीटें। आप कहीं देखेंगे कहीं क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा है तो कहीं क्षेत्रफल बहुत कम है भी है, तो ऐसा वहाँ पर निवास करने वाली जनसंख्या के आधार पर है। ठीक है जी, बाकी बातें अगली वीडियो में। धन्यवाद।